नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से जीके और जीएस की क्लास नंबर 4। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में जाके लाइक करना और नहीं आएगा तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियो के कंटेंट क्वालिटी पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है 1930 में। कब होता है? 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। लेकिन आपको सिर्फ इतना पढ़ के रुकना नहीं है मेरे भाई, सारे लिंक टॉपिक पढ़ना है। आजकल क्या होता है, आजकल होते हैं ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम मतलब CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, विभिन्न शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एक टॉपिक से वो बहुत सारे क्वेश्चन को अलग अलग शिफ्टों में उठा के पटक देते हैं, इसलिए आपको टॉपिक को लिंक कर करके पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन शहर जो कनाडा में है, यहाँ पर प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, इसका पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर गेम था। ठीक है, एक बार MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था या प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है, मतलब जब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी ना, उस समय इसको राष्ट्रमंडल खेल नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है, इसका जो आयोजन होता है 4 साल में होता है। मतलब जिस प्रकार से ओलंपिक 4 साल में होता है ना, उसी प्रकार से ये भी 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। याद रखना, भारत ने, ठीक है, भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में जो 1934 में हुए थे, पहला कहाँ हुआ था? 1930 में, दूसरा 1934 में लंदन में हुआ था, तब जाके पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया? ठीक है, तो 1934 में लिया और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हो गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। क्या कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होगा वो कहाँ पर प्रस्तावित है? तो याद रखना, पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बजट की समस्या के कारण उन लोगों ने मना कर दिया और नया स्थान प्रस्तावित हो गया है ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2024 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वॉलीबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल तो आप जानते ही होंगे। वॉलीबॉल मतलब जिसको हाथ से मारते हैं, ठीक है, और फुटबॉल मतलब जिसको पैर से मारते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना, वॉलीबॉल जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि 6 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो वॉलीबॉल है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है भाई साहब। ठीक है, वॉलीबॉल याद रखना, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो 4 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, याद रखना, पोलो में 4, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। ठीक है, इसके बाद याद रखना, ये तो आपको पता ही होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। लेकिन याद रखना, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी और हैंडबॉल, ये 4 खेल ऐसे हैं दोस्तों जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये नेटबॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नेटबॉल जो है हमारे भारत में ज़्यादा नहीं खेलते, तो वो ऐसे खेल ही पूछते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, नेटबॉल 7, ठीक है, कबड्डी 7, हैंडबॉल 7, वाटर पोलो 7, बास्केटबॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होते हैं। ये सारी चीज़ आपको क्या करना है? इनको सब रट्टा मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? अभी आपको दोस्तों शुरू में पूरे क्वेश्चन स्पोर्ट के मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, जिस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो
तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन होता है कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, याद रखना, प्रथम एशियाई खेल जो है इसका आयोजन 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अभी तक कितने बार एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं? तो याद रखना 2 बार किए गए हैं। कब कब? एक 1951 में जहाँ से शुरुआत होती है, और एक बार 1982 में। ठीक है, 1982 में दोस्तों याद रखना एक अप्पू हाथी था जिसको शुभंकर बनाया गया था। किसको शुभंकर बनाया गया था? एक राउंड फिगर में आपको याद रखना भाई, है ना। मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अप्पू हाथी को 1982 में भारत का क्या बनाया गया था? एशियाई खेल में शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? बताइए। प्रथम एक दिवसीय मतलब क्या होता है? वनडे पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक, तो भाई साहब ये किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन हुआ था 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये इंग्लैंड में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, प्रथम वनडे क्रिकेट विश्व का आयोजन 1975 में होता है और इंग्लैंड में होता है। ठीक है, इसको विजेता टीम कौन थी? तो इसकी विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज। मतलब वेस्ट इंडीज ने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 50 ओवर का पहला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987 में आयोजित हुआ था, वो भी कहाँ पर? भारत में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1975 का पहला विश्व कप हुआ था और 1979 का जो दूसरा विश्व कप हुआ था और 1983 का जो तीसरा विश्व कप हुआ था, इस समय 60 ओवर का मैच होता था। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पहले क्या होता था? 1983 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी ना, वो याद रखना 60 ओवर का मैच होता था, जिसमें कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और अभी 2011 में जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तब ओवर कितने थे? 50-50। और अभी वर्तमान में कितने ओवर होते हैं वनडे में? 50 ओवर ही होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पूछा जाएगा कि 50 ओवर और 60 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली एकमात्र टीम कौन सी है? तो वो है भारत। याद रखो, ऑस्ट्रेलिया ने इतने सारे वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन वो भी ऐसी टीम नहीं बनी जो 50 ओवर और 60 ओवर दोनों का वर्ल्ड कप जीती हो। क्यों? क्योंकि भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था पहली बार 1983 में, तब 60 ओवर का मैच होता था, और जब 2011 में जीता था तो 50 ओवर का मैच होता था। ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदेव राय थे, अमोघवर्ष थे, इंद्र तृतीय या दंती दुर्ग? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेड़ थी। एक बार ये सवाल भी पूछा गया कि ये जो मान्यखेड़ है, ये मान्यखेड़ जो है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये सवाल। तो याद रखना, ये वर्तमान में जो मान्यखेड़ है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ जितने भी आपको शासकों के नाम लिखे हुए हैं सब राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है और सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मैंने बता दिया दंती दुर्ग था, और राजधानी मान्यखेड़ थी। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, याद रखना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव, याद रखना, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था, जिसने क्या किया था? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन सा था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो शासक का नाम था ध्रुव। ये ध्रुव लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमोघवर्ष जो है ये भी राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी कवि राजमार्ग। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कवि राजमार्ग किसकी रचना है? तो अमोघवर्ष की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस कहीं भी पूछ लिए जाते हैं, और यही पैटर्न में क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है, कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट भाई। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए देखिए,
इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। अब सीधा पूछेगा अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, किस वंश के शासनकाल में भारत आया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और जो अल मसूदी है ना, इसने बोला कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों को इसने भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। अरब निवासी अल मसूदी कहता है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं ये भारत के सबसे अच्छे शासक हैं। ठीक है, सेवा अच्छी हुई होगी इसलिए कि उसने ऐसा कहा होगा। ठीक है, और वास्तव में क्या रहा होगा अब वही जाने भाई, है ना। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय जो था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, याद रखना, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इनका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अच्छा, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कौन करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, 1905 में करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक, ये चारों पॉइंट याद रखना, 5 स्टार वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस शासक ने 5 गांव दान में दिए थे, बताइए। तो नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए किस शासक ने 5 गांव में दान में दिए थे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा देवपाल ने। ठीक है, देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल और इसकी राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। ठीक है, और पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस बात को याद रखना। ठीक है, और पाल शासक, पाल वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ धर्मपाल। ठीक है, जिसने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ये संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। नालंदा में बहुत, ठीक है, बिहार, बहुत बिहार नहीं, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव देने वाला शासक कौन था, देवपाल था। तो क्या क्या याद रखना है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, और नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव देवपाल ने दान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में 5 वंश होते हैं। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और फिर लास्ट का लोधी वंश। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसको लौक बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान करता था। और इसकी मृत्यु कब होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुआ। ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिए थे क्योंकि आराम शाह जो है ये पढ़ते नहीं है ना लोग। ठीक है, यही दिक्कत है, सीधा सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन के बाद कौन आ गया, उन्हें कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आ गया, फिर रजिया सुल्तान आ गई। बीच के जो छोटे छोटे शासक रहते हैं उनके नाम याद नहीं रहते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट रहता है, उन्हीं से पूछता है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको लौक बख्श कहते हैं। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है, उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है। ठीक है, अच्छा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ये कौन थी भाई साहब, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसका विवाह किसके साथ हुआ था, तो अल्तुनिया के साथ हुआ था। अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो केथल नामक एक स्थान है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद जो था, ये गुलाम वंश का एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। मतलब टोपी सी रहा है, मजदूरी कर रहा है बढ़िया और अपना जीवन चल रहा है। देखो, इतने बड़े बड़े महान शासक हुए इस वंश में और एक शासक ऐसा भी हुआ जो टोपी सीकर जीवन में व्यतीत कर रहा है। ठीक है, फिर भी क्या शासक है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं क्वेश्चन में, है ना। चलिए, सिजदा और पैवोस मतलब क्या होता है, सिर झुकाना और पैर पड़ना। और एक नवरोज त्यौहार होता है जो पारसी धर्म का प्रसिद्ध नववर्ष का त्यौहार है। ठीक है, और लोह रक्त की नीति ये किसने चालू की थी, ये तीनों चीज चालू करता है बलबन। कौन करता है, बलबन करता है। ठीक है, और तुर्कान ए चिहलगामी का जो नाश किया था, किसने किया था,
को भी बलवन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? चलो ये बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, आप मुझे करके बताइए। अरुण के पास, वरुण के पास, पृथ्वी के पास, शुक्र के पास। ठीक है, अगर आपसे इस लेवल के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भाई साहब, तो आपको अभी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, याद रखना, शुक्र के बारे में बात करते हैं हम सारी। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। ये पृथ्वी का भगनी ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और ये जो घूमता है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घड़ी होती है एक, है ना, घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन याद रखना शुक्र ग्रह घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? सारे ग्रह घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन शुक्र ग्रह कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूमता है। लेकिन शुक्र के साथ एक और ग्रह है जो अरुण है, अरुण भी दक्षिणावर्त घूमता है। बाकी सब क्या घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। मतलब क्या घूमते हैं? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी पॉइंट बताया हूं ना, ये सब अच्छे से याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? बताइए, भूमध्य सागर है और उसका प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अच्छा, कहाँ पर स्थित है ये नहीं पता, अब पता चल जाएगा। देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। यह भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसके अंदर से सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। ठीक है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है। इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। क्या हुआ? ये हो गया भूमध्य सागर। क्या हो गया? भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप में क्या है? यहाँ पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। इससे क्या निकल रहा है? गैस निकल रही है। गैस निकलने के कारण क्या हो रहा है? उसके आसपास का भाग प्रकाशित हो रहा है। गैस वहाँ पर ऐसी नहीं निकलती कि आपको रंगहीन वाली गैस नहीं निकलती। ठीक है, मतलब जो दिखती नहीं, वहाँ प्रज्वलित गैस निकलती है। इस चीज़ को याद रखना। और प्रज्वलित गैस निकलेगी तो वहाँ पर क्या होगा? आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीप भारत किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नीचे वाला भारत। ठीक है, ये ऐसा भारत का मैप होता है ना। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो भारत होता है इसको दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है, और इसका सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। क्या है भाई साहब? तालाब यहाँ का सिंचाई का प्रमुख साधन है। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है तालाब से भारत के किस राज्य में होती है? तो याद रखना, तमिलनाडु में होती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। ठीक है, और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है भाई साहब? 1465 किलोमीटर है। अच्छा, आप मुझे बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। ठीक है, ये सारी पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, भारत के सूती वस्तु की राजधानी कहते हैं मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ये मैनचेस्टर कर रहे हैं हम लोग, तो ये मैनचेस्टर है क्या भाई साहब? मैनचेस्टर दोस्तों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध एक जगह है। ठीक है, इसलिए याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अगर 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 आपके गांव में भी सूती वस्त्र ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप भी अपने ज़िले का जो मैनचेस्टर है अपने गांव को कह सकते हो। कुल मिला के ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? बताइए। प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? बताइए भाई। ठाकुरदास भार्गव ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही जवाब होगा ठाकुरदास भार्गव। जो ठाकुरदास भार्गव है वो कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी कहते हैं। ठीक है, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव कहते हैं प्रस्तावना को, और संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी कहते हैं। अच्छा, प्रस्तावना के विचार जो है अमेरिका देश से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा लिखी है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत की प्रस्तावना पढ़ लेना मेरे भाई, याद रखना उसको, उसका एक एक शब्द से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में याद रखना अभी तक एक भी बार संशोधन नहीं किया गया है। किया गया है? नहीं। याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। इस चीज को याद रखना है ना। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, मौलिक अधिकार जो है भारत में अमेरिका से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से। अगर आपको बार बार आपको याद नहीं होते तो बार बार रिवीजन करो। ठीक है, शुरू में मुझे भी याद नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें याद होने लगी। ठीक है, चलिए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, शेर मत बोल देना कभी किसी गलती के सामने। ठीक है, मतलब गलती से कभी कोई पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो अनपढ़ की तरह शेर मत बोलना, है ना। याद रखना, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है। ठीक है, कई लोग शेर बोलते हैं, ये गलत बात है ना। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहते हैं। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत की पहली बाघ परियोजना जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में उत्तराखंड से चालू की जाती है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो होती है वो 1973 में होती है। और कहाँ से हुई थी? यही जिम कॉर्बेट से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डफला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो डफला जनजाति जो पाई जाती है, ये पाई जाती है, डफली वाले कहाँ बसती? डफली अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलो मैं 4 बता रहा हूँ आपको, इनको रट्टा मार लेना। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, संथाल जनजाति झारखंड में, और किन्नौरी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो तीजन भाई साहब पंडवानी नृत्य से संबंधित है, और ये कहाँ की रहने वाली है? छत्तीसगढ़ की रहने वाली है तीजन बाई। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक करते हैं। केलू चरण महापात्र ओडिसी करते हैं, और तीजन बाई पंडवानी करती हैं। ठीक है, ये सभी नृत्य के प्रकार हैं, शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है, शासकीय नृत्य है, लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद अमजद अली खान बजाते हैं, क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, कि सितार बजाते हैं, कि तबला बजाते हैं, कि शहनाई बजाते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान बजाते हैं क्या? सितार। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान बजाते हैं सितार। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, उस्ताद अमजद अली खान बजाते हैं सितार, पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर, जाकिर हुसैन जी बजाते हैं तबला, बिस्मिल्लाह खान जी बजाते हैं शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं बांसुरी, और पंडित रविशंकर जी बजाते हैं सितार। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और क्या इंपॉर्टेंट रहता है बता रहा हूँ मैं आपको, जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं ना, पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, इसके अलावा पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, और पद्म भूषण, 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो लेटेस्ट मिलते हैं बजाने वालों को, वो नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए ना, वो सब पढ़ेंगे अपन, आप धीरे धीरे
सब पढ़ोगे, है ना। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? CDS, ये हैं आपके अनिल चौहान। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी क्या हुई? विमान दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना, वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान है, ये भारत के दूसरे हैं। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी जी हैं और नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लेकर आया था, लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 4-5 चीजें बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली पढ़ना होगा। ठीक, अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो आराम से आप 20 में से दोस्तों 20 में से आप किसी भी कंडीशन में आपको 16-17 नंबर लाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। क्लास पसंद आई होगी और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बताइए दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसकी आत्मा जो है, किसने कहा? ठाकुरदास भारको ने कहा। किसको? ठाकुरदास भारको कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आपके हिसाब से बताइए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाना चाहिए, और आपका एक तर्क होना चाहिए उसमें कि क्यों कहा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको नहीं बताना है कि इसको कह दो। ठीक है, आपका एक तर्क भी आपको लिखना है। ठीक है, यदि आप लिखते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों, यकीनन आपके अंदर समझने की, सोचने की थोड़ी क्षमता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।